अब ये जो दूसरा सिद्धांत है वो है आपका डार्विनवाद। डार्विनवाद क्या कहता है? डार्विनवाद भी अपने उस उदाहरण को ही आगे लेके चलता है। जैसे मान के चलो मार्केट से आप 2 बुक लेके आए बायोलॉजी की, और मैंने आपको पढ़ाया, आपके पास वो नोट्स भी है, ये पीपीटी भी है आपके पास, और 2 बुक भी हैं, ठीक है। अब आपने इन तीनों चीज़ों की स्टडी करने के बाद आपने खुद के सेल्फ क्या बनाए, नोट्स बनाए। तो इस नोट्स के अंदर क्या क्या होगा, इस नोट्स के अंदर आपके वो पीपीटी भी मौजूद होंगी जो मैंने पढ़ाई थी या आपने उनको याद किया, और 2 जो बुक लेके आए उनके इनपुट भी शामिल होंगे। तो कुल मिला के आपने उन 3-4 चीज़ों को कलेक्ट करके एक नया नोट्स बना दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि जब डार्विन ये सिद्धांत को देंगे तो वो लेमार्कवाद को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। लेमार्कवाद के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो होंगी वो उनको सही लगेंगी, वो इस सिद्धांत में भी मौजूद होंगी, और वो चीज़ें जो इनको गलत लगेंगी वो इस सिद्धांत में मौजूद नहीं होंगी। तो डार्विन भी इस सिद्धांत को जिराफ के उदाहरण से समझाते हैं। क्या कहते हैं? डार्विन कहते हैं कि नहीं, लेमार्क का जो कहना था वो पूरी तरीके से ना तो गलत था ना ही सही। डार्विन कहते हैं कि आज से हजारों सालों पहले कि जो छोटा वाला जिराफ था और बड़ा वाला जिराफ था, दोनों ही प्रकृति में मौजूद थे। लेमार्क क्या कहता है कि छोटा वाला मौजूद था, लगातार उसके विकास क्रम के चलते रहने से क्या हुआ, वो बड़ा वाला जिराफ कन्वर्ट हो गया और छोटा वाला बड़े में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। डार्विन कहते हैं कि नहीं, छोटा और बड़ा दोनों उस समय मौजूद थे। दोनों के मौजूद होने के कारण क्या था कि दोनों प्रकृति से संघर्ष कर रहे थे। वही वाली बात रिपीट होगी, दोनों जब प्रकृति से संघर्ष करेंगे, अब यहाँ पे संघर्ष के कुछ नए आयाम इन्होंने जोड़ दिए। उन्होंने कहा ये जो संघर्ष है वो 3 प्रकार से संघर्ष हो रहा है, यानी कि प्रत्येक जीव प्रकृति से लगभग 3 प्रकार का संघर्ष करता है। अब वो संघर्ष 3 प्रकार का कर रहा है, तो वो कौन कौन से हैं? पहला जो संघर्ष है वो अपनी प्रजाति से, हर एक जीव अपनी ही प्रजाति से संघर्ष करता है। दूसरा, वो दूसरी प्रजाति से भी संघर्ष करता है। पहला तो अपनी प्रजाति से, दूसरा दूसरी प्रजाति से। कैसे, इसको समझेंगे। और जो तीसरा है वो है प्रकृति से। यानी कि डार्विन ने लेमार्क के सिद्धांत के अंदर 2 नई चीजें जोड़ दी। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष जो है वो 3 प्रकार से हो रहा है। अपनी ही प्रजाति से, जैसे कि जो जीव होते हैं वो भोजन की कमी के अभाव में, भोजन सबके लिए आवश्यक है, भोजन की कमी होने पर या भोजन के अभाव में क्या करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए संरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। अब वो ये नहीं देखते कि अब हम तो मनुष्य हैं, हमारे घर में अगर 2 रोटी हैं और 2 लोग भूखे हैं तो हम नहीं खाएंगे, एक रोटी उनको बांट देंगे, क्योंकि ये हमारी मानवता है। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता। जानवर के पास अगर इतना खाना है तो वो खुद खाने की कोशिश करेगा, दूसरे को नहीं देगा, क्योंकि वो उसको अगर नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। तो वो अपनी ही प्रजाति से क्या करा, उसने संघर्ष किया, ठीक है। अब उतना ही खाना है तो वो दोनों लड़ेंगे, जो जीत जाएगा वो खा लेगा, जो नहीं जीतेगा वो नहीं खा पाएगा। दूसरी प्रजाति से, यानी कि ये शाकाहारी जीव जो है वो मांसाहारी जीव से संघर्ष करते हैं, नहीं तो मांसाहारी जीव क्या है, इन शाकाहारियों को खा जाएंगे। तो दूसरी प्रजाति से भी संघर्ष है। तीसरा, वो प्रकृति से संघर्ष करेगा ही, सर्दी गर्मी मौसम बदलाव, और उसके बाद वो संघर्ष जारी रहेगा। तो इन सभी के संघर्ष के दौरान क्या हुआ, डार्विन बताते हैं कि जो छोटा वाला जो जिराफ है, आपका साफ कर लेते हैं जिससे आपको व्यवस्थित दिखे, ठीक। तो जो छोटा वाला जो जिराफ है वो इस संघर्ष में क्या है, अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाया, ठीक है। जो छोटी छोटी जो घासें थी वो समाप्त हो गई। इन्होंने बताया जब छोटी घास समाप्त हो गई तो छोटा वाला जो जिराफ है उस घास को समाप्त होने के कारण वो भोजन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाया, ये खा ही नहीं पाया, और बड़ा वाला आसानी से खाता रहा। तो ऐसी स्थिति में आगे चल के एक समय आया कि छोटा वाला मर गया। जितने भी छोटे छोटे जिराफ थे वो भोजन के अभाव में या वातावरण से संघर्ष के दौरान अपने आप को एडॉप्ट ना करने के कारण, उस संघर्ष में फेल हो जाने के कारण अपने आप को जीवित नहीं रख पाए। और आज हम जो देखते हैं वो केवल बड़ा वाला जिराफ ही देखते हैं, क्योंकि हजारों सालों पहले इस संघर्ष में छोटा वाला जिराफ हार गया और मर गया। डार्विन इस सिद्धांत को थोड़ा ऐसे समझाते हैं। इसी सिद्धांत को वो नाम देते हैं प्राकृतिक चयन या प्रकृति के द्वारा चयन। प्रकृति ने उसका चयन खुद किया है। प्रकृति ने क्या है, उसका चयन खुद किया है कि अपने आप को वो बना के रखा हुआ है।
जो अपने आप को संघर्ष में नहीं बना के रखा वो मर गया। अब इस सिद्धांत को जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये केवल और केवल सिद्धांत आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी यही घटनाएं होती हैं। इसको थोड़ा व्यक्तिगत घटनाओं से जोड़ के आगे बढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें लाइफ में संघर्ष करते रहना चाहिए। जैसे मान के चलिए आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हो या यूपीएससी हो या किसी भी प्रकार की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। पिछले वर्ष जो फॉर्म भरे गए, अपन मान लेते हैं लगभग 5 लाख फॉर्म भरे गए थे। इन 5 लाख फॉर्म के भरने के बाद जो फाइनल पोस्ट थी वो थी 250 लोग सिलेक्ट हो गए। अब जो बात थी वो 2019 की थी, अब आ गया है 2020, ठीक है, हालांकि अब 2021 आ गया है, ठीक है। तो कोई भी उदाहरण के तौर पे एक वर्ष का चयन कर लेते हैं। तो अब जब 2019 में परीक्षा हुई थी, वहाँ 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 250 सिलेक्ट हो गए। तो ऐसी स्थिति में अगले वर्ष जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 5 लाख नहीं होंगे, वो क्या होंगे, 5 लाख से ज़्यादा होंगे। यानी कि ये जो 5 लाख लोग फेल हुए थे, वो 5 लाख लोग अगली साल भी परीक्षा देंगे और कुछ नए लोग भी उस पर जुड़ जाएंगे। तो अब लोगों की संख्या लगातार बढ़ने से आपका संघर्ष बढ़ जाएगा, और इस संघर्ष के बढ़ने के बाद आपको लगातार अपने आप को स्थापित रखने के लिए लगातार क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष 3 प्रकार का ही होगा। पहला, अपनी प्रजाति यानी कि अपने परिवार से, जो लड़कियां हैं, अविवाहित हैं, उनके घर वाले उन पे दबाव डालेंगे, अब तुम्हारी शादी होगी, अब तुम ज़्यादा पढ़ नहीं सकती, उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, तो आपको उनसे संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं, मैं 1 साल और देना चाहती हूँ। या लड़कों के साथ भी अपने ही परिवार से संघर्ष होते हैं कि शादी कर लो और देते रहना, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा नहीं, पहले नौकरी फिर शादी। तो अपने ही परिवार से संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा संघर्ष दूसरी प्रजाति से, यानी कि आपके साथ में पढ़ने वाले उन लोगों से जो आपके दोस्त बन गए हैं। उसने बोला कि चलो बाहुबली पिक्चर रिलीज हुई है, देख के आते हैं। बोले कि नहीं, पहले परीक्षा फिर पिक्चर। बोले कि नहीं यार, 2 घंटे में नहीं कलेक्टर बन रहा, चल देख के आते हैं। बोले कि नहीं यार, उद्देश्य पहले, तो आपको वो भी संघर्ष करना है। तीसरा संघर्ष तो प्रकृति से होगा, सर्दी आ गई कल पढ़ेंगे यार, आज मन नहीं, ठंड लग रही। गर्मी आ गई, अरे यार गर्मी में कौन पढ़ता है, सुबह पढ़ेंगे ठंडी ठंडे मौसम में। बरसात हो गई, मैं तो गीला हो गया, ठंड ना लग जाए इसलिए सो जाता हूँ, कल पढ़ेंगे। यानी कि इस तरह की घटनाएं आपके साथ अमूमन होती रहेंगी। आपको तीनों स्थिति में अपने आप को केवल उद्देश्य के लिए बांध के रखना है। नहीं, मेरे को पढ़ना है मतलब पढ़ना है, मेरे को क्लास लेनी है मतलब क्लास लेनी है, ठीक है, मेरे को कंप्लीट करना मतलब कंप्लीट करना, मेरे को अभी शादी नहीं करनी, मेरे को घर के और कोई काम नहीं करने, मेरे को अभी दोस्तों के साथ नहीं घूमना क्योंकि मुझे पढ़ना है, और मेरे को अभी आलस भी नहीं करना, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, मेरे को पढ़ना है। इस संघर्ष में जब आप बने रहेंगे, आप इन चीज़ों से जब उठकर सामने आएंगे, लगातार संघर्ष करने के दौरान आप क्या होंगे, इस जिराफ जैसे फिट हो जाएंगे, फिट रहेंगे हमेशा। जब आप फिट रहेंगे तो प्रकृति के द्वारा क्या होगा, आपका चयन होगा, यानी कि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो अनफिट रहेंगे वो संघर्ष में नहीं जीत पाएंगे, वो मर जाएंगे, यानी कि वो अगले साल फिर परीक्षा देंगे। बाकी के 250 लोग तो निकल गए, बाकी के बच गए 250 में से जो वो फिर देंगे। और वो जो 5 लाख हैं वो लगातार देते ही रहेंगे, कब तक, जब तक वो इस कैटेगरी में या सिलेक्टेड की कैटेगरी में नहीं आएंगे। और कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं आएगा जब तक इन 3 संघर्षों के बाद अपने आप को फिट नहीं रख पाएगा। घर का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, और उसके बाद एटमॉस्फेयर, इन सभी संघर्ष में जो उभर के सामने आता है, अपने आप को जो फिट रख पाता है, केवल प्रकृति उसी का चयन करती है। तो डार्विन का सिद्धांत न केवल परीक्षा की दृष्टि से बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर केवल परीक्षा का उदाहरण नहीं लेना चाहता। आप व्यक्तिगत जीवन में चाहे परीक्षा दें या ना दें, आप किसी भी प्रकार का काम करें, आपने कोई छोटी कंपनी खोली है तो वहाँ पे भी आपको संघर्ष करना रहेगा, सिमिलर कंपनियों के थ्रू, ग्राहकों के थ्रू, और उसके बाद प्रकृति से।
हर एक व्यक्ति अपने जीवन में लगातार संघर्ष करता है। इस संघर्ष में जो जीव अपने आप को फिट रख पाता है वही आगे बढ़ पाता है, जो फिट नहीं रख पाता वो इस छोटे जिराफ की तरह मर जाता है। अगर आपको जिंदा रहना है तो अपने आप को संघर्ष में बनाए रखना है। क्रिकेट के मैदान में जब तक खिलाड़ी मौजूद है तभी तक रन बनने की क्या है, उम्मीद होगी। जब वो आउट हो जाएगा तो फिर रन बनने की उम्मीद खत्म। अपने आप को सरवाइव करने के लिए पिच पर बने रहें। ठीक है, तो ये था आपका डार्विन का सिद्धांत, समझ में आया होगा। लेकिन ये भी सीमित तरीके से सही है, पूरी तरीके से सही नहीं है। अब ये दोनों सिद्धांत गलती कहाँ कर रहे हैं मैं उसको समझा देता हूँ। कि जैसे लेमार्क ने कहा कि एक जीव जो संघर्ष करने के दौरान नए लक्षण विकसित कर लेता है, ट्रांसफर कर देता है, तो फिर वो उसके अंदर वो लक्षण पहले से आ जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि एक लोहार का व्यक्ति है, लोहार जो लोहा पीटता है, वो लगातार लोहा को पीटने से उसकी बॉडी हल्की सी क्या है कि औरों की अपेक्षा मजबूत हो जाती है, एकदम सॉलिड। तो क्या उसका बच्चा जन्म लेगा तो वो बाहुबली पैदा होगा, उसकी बॉडी बनी बनाई आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि प्रकृति से संघर्ष वो नए सिरे से चालू करता है, वो लक्षण ट्रांसफर नहीं हुए, उसकी बनी बनाई बॉडी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि इस तरह के लक्षण एक्चुअल में ट्रांसफर होते ही नहीं है। जिस तरह के लक्षण को ट्रांसफर करने की बात लेमार्क कर रहे हैं, जिस तरह के लक्षण को ट्रांसफर करने की बात डार्विन कर रहे हैं, वो लक्षण उपार्जित लक्षण तो है, लेकिन इनको सोमेटिक कैरेक्टर बोलते हैं। और ये सोमेटिक कैरेक्टर कभी भी ट्रांसफर नहीं होते, केवल जेनेटिकल कैरेक्टर ही ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रकार से इन सिद्धांतों का जो मूल आधार है वही ठीक नहीं था। इस प्रकार के लक्षण जो ट्रांसफर होते ही नहीं है, जिनके ट्रांसफर की ये बात कर रहे थे, फिर कौन से लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं? वो जेनेटिकल हो रहे हैं। ऐसे लक्षण जो आपकी जीन से जुड़े हैं, गुणसूत्रों से जुड़े हुए हैं, वही ट्रांसफर हो रहे हैं। तो वो बात आगे चल के तीसरे सिद्धांत में बताई जाएगी, जो डी ब्रीज नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था। ह्यूगो डी ब्रीज उनका पूरा नाम है। उन्होंने उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत के माध्यम से ये बात उठाई थी। उन्होंने कहा कि लेमार्कवाद डार्विनवाद सही नहीं है, क्योंकि वो उपार्जित लक्षण के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं और दोनों ही लक्षण या दोनों ही सिद्धांत जो हैं वो ट्रांसफर होते ही नहीं है। तो इसमें ये मूलभूत कमियां थी। अब डार्विनवाद जो परीक्षा में पूछा जाएगा, अब सही हो या गलत हो, आपको लिख के यही आना है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में नंबर जब दिए जाएंगे तो वो आपको इस सिद्धांत के आधार पर दिए जाएंगे। तो इस सिद्धांत को समझ लेते हैं। यह सिद्धांत या इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है इंग्लैंड का एक महान वैज्ञानिक था जिसका नाम था डार्विन। इस डार्विन ने 1859 में एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। हिंदी में कहते हैं जातियों का उद्भव। लेकिन आपको परीक्षा में ये बुक लिखी मिलेगी, जातियों के उद्भव नाम से कोई बुक नहीं लिखी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये इसका इंग्लिश टाइटल नहीं है, ये उसका नाम ही है। और नाम इंग्लिश हो या हिंदी हो वही सही रहता है। और किताब का नाम है, आपको यही याद रखना है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके याद नहीं रखना है। परीक्षा में पेपर में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, जातियों का उद्भव या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी। कब लिखी है? 59 में लिखी है। इस सिद्धांत का दूसरा नाम है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि प्रकृति के माध्यम से क्या होता है? आपका चयन होता है। और प्रकृति आपका चयन कब करेगी? संघर्ष में जब आप बने रहेंगे तब। ठीक है, चलिए। प्रत्येक जीवों में प्रजनन की तेज दर मौजूद होती है, यानी कि लगातार संख्या बढ़ती रहती है। बात की थी हमने कि पिछली साल अगर 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं तो अगली साल 5 लाख से ज़्यादा होंगे, यानी कि लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। वैसे ही प्रत्येक जीव में प्रजनन की क्षमता होती है। प्रजनन की क्षमता होने से प्रत्येक जीवों की संख्या में लगातार वृद्धि होगी। अब मान के चलें ये छोटा सा एरिया है। ये छोटे से एरिया में 10 कोई भी जीव जो शाकाहारी जीव हैं 10 रहते हैं। प्रजनन की क्षमता के माध्यम से उनकी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अब इस क्षेत्र में मान के चले खाना जो है वो 20 किलो है। अपन केवल उदाहरण के तौर पे इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो ये 10 लोग जो हैं वो 20 किलो खाने में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। संख्या बढ़ी, अब ये हो गए 20 लोग। आने वाले समय में ये क्या हो गया? 20 लोग, खाना 20 किलो ही है। तो अब क्या होगा? उस खाने के लिए संघर्ष, मैंने बताया ना, सबसे पहले अपनी ही प्रजाति से संघर्ष होगा।
जीवों की संख्या के लगातार बढ़ने से या लगातार वृद्धि होने से भोजन आवास की समस्या उत्पन्न होगी। इसको हम अपने घर के उदाहरण से भी समझते हैं कि जैसे हमारा जो घर है उसके अंदर 2 रूम है, एक हॉल और 2 रूम है, ठीक है। तो वहां पे हमारा परिवार अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। पता चले कि बड़े भैया की शादी हुई या घर में बड़ी दीदी हैं तो सबसे पहले उनकी शादी हुई तो मेहमान जुड़ना चालू हुए। घर में केवल 2 ही रूम और 1 हॉल, यानी कि घर में व्यवस्था सोने के लिए केवल 3 ही रूम की है। लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई। पहले हम रहते थे 4 लोग, अब हो गए 40 लोग। तो अब वो 40 लोग कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ उनकी व्यवस्था होगी। तो भोजन और आवास यानी कि रहने और खाने की समस्या बढ़ेगी। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे रहने खाने की समस्या लगातार बढ़ती जाएगी। इस हेतु प्रत्येक जीव क्या करता है, संघर्ष करता है। शादी में देखा होगा आपने, अपन कहीं जाते हैं या कोई यहाँ आता है तो ऐसी स्थिति में सोने के लिए सबसे पहले अपन एक तकिया ले लेते हैं। ये तकिया तो मेरा है, इस तकिए को मैं नहीं दूंगा, लाल वाला तकिया मेरा है। सबसे पहले लोग क्या करते, तकिए पे अटैक कर लेते और दूसरा अटैक करते चप्पल पे कि वो वाली चप्पल मेरी है, मैं वो चप्पल नहीं उतारूंगा, ठीक है। तो शादी वाले घरों में क्या इस तरह की छोटी छोटी जो आवश्यकता की चीजें होती हैं उनके प्रति संघर्ष होता है। तो प्रत्येक जीव भी क्या कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और वो संघर्ष जो बताते हैं डार्विन, वो कहते हैं कि 3 प्रकार से संघर्ष होते हैं। पहला संघर्ष अपनी ही प्रजाति से, दूसरा संघर्ष दूसरी प्रजाति से और तीसरा संघर्ष प्रकृति से। यानी कि लगातार वो संघर्ष के करते रहने से क्या होते हैं, अपने अंदर कुछ नए लक्षणों को जन्म देते हैं। चलिए, संघर्ष के दौरान जीव अपने अंदर कुछ नए लक्षणों को जन्म देगा, स्वाभाविक सी बात है। ये बात उन्होंने लेमार्क से सीख ली, थोड़ा मॉडिफाई करके उस सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। डार्विन ने बताया कि लक्षणों की वंशानुगति होती है, यानी कि ये लक्षण क्या होंगे, आगे चल के ट्रांसफर होंगे। सिंपल सी बात है। जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीव जीवित रहेंगे जो सबसे योग्य होंगे, यानी कि अपने आप को जो फिट रख पाएंगे इस संघर्ष में वो ही योग्य होंगे। इसी सिद्धांत को वो नाम दे देते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइव करने के लिए आपको फिट रहना पड़ेगा, सिलेक्शन लेने के लिए आपको फिट रहना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर, आसपास के जो लोग हैं वो आपका ध्यान भंग करेंगे, आपको उधर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप सरवाइव करने के लिए फिट बने रहेंगे और जो फिट बना रहेगा प्रकृति उसी का ही क्या करेगी, चयन करेगी। डार्विन बताते हैं कि जो जीव इस संघर्ष को पार कर लेता है, यानी इस संघर्ष में जीत जाता है, प्रकृति द्वारा उसका चयन कर लिया जाता है। यानी कि प्रकृति क्या करती है, उसको चयनित कर लेती, चलो आओ तुम सिलेक्ट हो गए। अब वो दोस्त, वो परिवार आपको बधाई देने के लिए आएगा, वाह यार तूने तो कर दिया। घर वाले ही बोलेंगे मेरे को तो पहले से भरोसा था तुझ पे कि तू कर लेगा। अब सब लोग तारीफ करेंगे। और इस संघर्ष में जो हार जाएगा उससे कहेंगे पर तू तो बहुत पढ़ते थे फिर सिलेक्ट क्यों नहीं हुए, फिर लोग ऐसा बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में इतना याद रखना, जीवन में हमेशा लोग केवल उगते हुए सूरज पे ही जल चढ़ा के उसको सलाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता। आपके लिए डार्विनवाद व्यक्तिगत जीवन में एक सीख लेके मौजूद हमेशा रहेगा। अब आपको ये समझना है कि आप किस पाली में खेलोगे, जीतने वाली में या हारने वाली में। संघर्ष हर जगह होगा, ठीक है। इसी सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने बोल दिया। पेपर में अब जब प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, तो ये पूछा जाएगा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, आपको डार्विन टिक कर देना है। अगर ये पूछा जाए उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आगे आने वाले सिद्धांत को पढ़ेंगे, वो टिक कर देना। अगर ये पूछा जाए कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको पिछला सिद्धांत यानी कि लेमार्क टिक करना है। तीनों ही सिद्धांत व्यक्तियों के नाम पे भी हैं और उनकी विशेषताओं के आधार पे भी हैं। डार्विन से प्रश्न ये भी बनता है, डार्विन के सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन को छांटिए, यानी कि जो सत्य नहीं है आपको वो हटा देना है। तो सत्य क्या क्या है इसमें? सत्य ये है कि प्रत्येक जीव में प्रजनन की क्षमता होती है, जिससे भोजन आवास की कमी होती है, जिससे जीव संघर्ष करते हैं। संघर्ष के दौरान नए लक्षण पैदा होते हैं, नए लक्षण इनहेरिटेंस यानी कि ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रांसफ़र होने के बाद नई लक्षण, नई प्रजाति विकसित होती है और वो प्रजाति अपने आप में फिट होती है। फिट प्रजाति को प्रकृति चयन कर लेती है। ये कुछ क्रम है आपको याद रखने हैं, और जिसका चयन हो जाता है वही उसी सिद्धांत के माध्यम से डार्विन बोल देते हैं कि ये
विकास है, यही जैव विकास है। इस प्रकार डार्विन का जो सिद्धांत है, समझ में आ रहा है, इस प्रकार जो डार्विन का सिद्धांत है वंशानुगत और विविधताओं की उत्पत्ति के साथ साथ प्राकृतिक वर्ण से संबंधित है। अब वंशानुगत तो आप समझते हैं, विविधताओं का क्या अर्थ है? विविधताओं यानी कि वेरिएशंस का मतलब है कि नए लक्षण जब आएंगे तो कुछ पिछली प्रजाति से क्या है, आपके अंदर नए गुण भी मौजूद हो जाएंगे, तो वो पिछली प्रजाति से क्या है, वेरिएशन पैदा कर देंगे, यानी कि जो लक्षण आपकी पिछली प्रजाति में नहीं थे अगली में हैं। आप घर पे भी देखते होंगे, मम्मी जो जिनके मम्मी पापा या जिनके घर के बड़े बुजुर्ग लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मोबाइल में केवल फ़ोन को उठाना जानते हैं कि हरा बटन दबाया और हेलो बात हो गई, और लाल बटन दबाया काट दिया। फ़ोन में उतना ज़्यादा जानते नहीं हैं। अपन चलाना चाहें तो अपन उसमें फ़ोन में सब चला लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का क्या हो गया, अंतर है ना। तो इसी प्रकार से सरवाइव करने के लिए जीवों के अंदर नए नए लक्षण पैदा होते जाते हैं और जो आगे चल के ट्रांसफ़र होते हैं। उदाहरण, इन्होंने उदाहरण जिराफ के माध्यम से ही बताया, लेकिन इन्होंने कहा कि दोनों जिराफ थे, ठीक है। एक समय में छोटी गर्दन और लंबी गर्दन वाले दोनों जिराफ मौजूद थे, जैसा अपन ने बताया। दोनों जिराफ प्रकृति में मौजूद होने के कारण क्या है, उन्होंने जीवन के बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष में पिछड़ जाने के कारण छोटी गर्दन वाले जिराफ जो थे वो मर गए और बड़ी गर्दन वाले जिराफ क्या हो गए, आगे चल के स्थापित हो गए। तो ये था आपका डार्विन का सिद्धांत। अब ये भी सही इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने भी उपार्जित लक्षणों के ट्रांसफर की बात की और डार्विन के पहले जो लेमार्क थे उन्होंने भी की। अब ये जो आधार था वो सही नहीं था, लेकिन जो क्रम है, जो वास्तविकता है, उसके अंदर सच्चाई है कि विकास ऐसे ही होता है, संघर्ष के दौरान बने रहने से, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है। इस संघर्ष में जो जीवित रहेगा वही कल का सूरज देख पाएगा। बस अभी इस सिद्धांत के माध्यम से एक चीज़ प्रूफ हुई।